हॉरर कहानियां टीवी। कातिल कौन? रघुनंदन सिन्हा के परिवार में उनकी पत्नी कावेरी, एक बेटा सुधीर और बेटी सौम्या रहते थे। वैसे तो घर में सब कुछ ठीक और हंसी खुशी चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक कावेरी की मौत हो जाती है और कावेरी की मौत होने की कुछ देर बाद ही सुधीर भी अचानक से कहीं गायब हो जाता है। एक ही दिन में अचानक से इतना सब हो जाने की वजह से सौम्या बेहद दुखी और परेशान थी। वो फूट फूट कर रोई जा रही थी। देखो बेटा, इस तरह रोने से कुछ नहीं होने वाला। अब बस भी करो बेटा। लेकिन पापा, माँ अचानक हमें छोड़कर कैसे चली गई? कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। देखो बेटा, आज के जमाने में कुछ पता नहीं चलता इंसान को अचानक क्या हो जाए। हैरान तो मैं भी हूं बेटा कि तुम्हारी माँ को क्या हुआ। पापा, माँ तो चली गई, पर भाई कहाँ चला गया? मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवाई है बेटा। सुधीर का जल्द ही पता चल जाएगा। तुम रो मत बेटा, रो मत। माँ और भाई के अलावा था ही कौन इस दुनिया में, और वो दोनों ही मुझे अचानक से छोड़कर चले गए। ऐसा क्यों कह रही हो सौम्या? तुम बेटी हो मेरी, और तुम्हारा बाप अभी तक जिंदा है। तुम इस दुनिया में अकेली नहीं हो, समझी बेटा? आपकी बात ठीक है पापा, लेकिन अचानक से हमारा हंसता खेलता परिवार खत्म हो गया। बस इसी बात को लेकर परेशान हूँ। रघुनंदन के घर में हुए इस हादसे को 2-3 दिन गुजर जाते हैं। वो कावेरी की मृत्यु को तो अपना लेते हैं, पर अभी तक सुधीर का कहीं कोई अता पता नहीं चलता, जिस वजह से वो अभी भी परेशान थे। एक दिन सौम्या जब दोपहर के वक्त अपने घर में खाना बना रही थी, तो अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे सुधीर ने उसे आवाज देकर पुकारा हो। सौम्या चौंक कर चारों तरफ देखती है। रसोई की खिड़की जो बाहर बगीचे में खुलती है, वहीं एक पेड़ के नीचे उसे सुधीर खड़ा हुआ नजर आता है। सुधीर भाई! जैसे ही सौम्या ने सुधीर को आवाज दी, उसने देखा कि वो अचानक से कहीं गायब हो गया। सौम्या दौड़कर बाहर आई और बगीचे में चारों तरफ सुधीर को ढूंढना शुरू कर दिया। भाई कहाँ हो आप? मैंने अभी आपको यहीं देखा था। आप मुझसे छुप क्यों रहे हो भाई? सौम्या बगीचे में अपने भाई को ढूंढ ही रही थी कि अचानक मौसम का रंग बदलने लगता है। तेज धूप में अचानक काले बादल घिर आए और तेज हवाएं चलने लगी, जिसे देख सौम्या घबरा गई। ये मौसम अचानक कैसे खराब हो गया? मुझे वापस घर में जाना चाहिए। सौम्या जैसे ही घर के अंदर जाने लगी, उसे एक बार फिर सुधीर की आवाज अपने कानों में सुनाई पड़ी। उसने देखा कि सामने घर के ठीक बीचों बीच लगी कुर्सी पर सुधीर बैठा हुआ है। सौम्या दौड़ते हुए जैसे ही घर के अंदर आई, अचानक पूरा घर एक काले रंग के धुएं से भरने लगा। ये सब क्या हो रहा है भाई? कहाँ थे तुम? और माँ की मौत के बाद अचानक कहाँ चले गए थे? सौम्या अपनी बात बोल ही रही थी कि उसने महसूस किया कि उसके सामने बैठे सुधीर के शरीर से खून बहने लगा है। देखते ही देखते वो सर से पैर तक पूरी तरह से खून में तरबतर हो गया। ये देखकर सौम्या की चीख निकल गई। वो घबराहट में हड़बड़ाकर कुछ कदम पीछे हटी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसने देखा सुधीर की गर्दन कटकर नीचे जमीन पर गिर गई। भाई! ये सब देखकर सौम्या के होश उड़ गए और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। कुछ देर बाद जब सौम्या को होश आया, तो वो अपने कमरे में बेड पर लेटी थी और उसके सामने उसके पापा बैठे हुए थे। अरे क्या हुआ सौम्या? तुम अचानक से बाहर ड्राइंग रूम में बेहोश होकर कैसे गिर गई थी बेटा? अरे अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो? पापा, मैंने सुधीर भैया को देखा, वो जब मैं रसोई में खाना बना रही थी तब, लेकिन देखते ही देखते अचानक से वो गायब हो गए। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो बेटा? अगर सुधीर यहाँ पर होता तो क्या तुमसे बात नहीं करता? लगता है माँ की मौत और भाई के अचानक गायब हो जाने का असर तुम्हारे दिमाग पर काफी गहरा हो गया है। तुम्हें आराम करना चाहिए बेटा, आराम करो।
सौम्या को आराम करने की बात कहकर रघुनंदन अपने कमरे में चला जाता है और सौम्या चुपचाप अपने कमरे में सो गई। रात का एक पहर बीतने के बाद आधी रात के वक्त अचानक अपने कमरे की खिड़की पर कुछ आहट सुनकर सौम्या की नींद खुली। उसने देखा कि खिड़की पर किसी आदमी का साया नजर आ रहा है। कहीं ये भाई तो नहीं? मुझे देखना चाहिए। भाई को देखने की उम्मीद में सौम्या ने खिड़की से बाहर देखा, पर तभी वो साया उसके कमरे की खिड़की से गायब हो गया और अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। चारों तरफ अंधेरा था। अब सौम्या को कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। वैसे तो लाइट जाते ही इन्वर्टर चल जाता है, आज इसे क्या हो गया? तभी सौम्या को अपने कमरे के दरवाजे के पास किसी के जूतों की आहट सुनाई देने लगी। उसे लगा शायद उसका भाई लौट कर आ गया है। वो अपने बिस्तर से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलती, किसी ने झटके के साथ उसके कमरे का दरवाजा खोला और सौम्या डर के मारे अपनी जगह पर खड़ी रह गई। कौन है? सुधीर भैया आप ही है ना? आप लौट कर आ गए हैं ना? मैं जानती थी आप जरूर आएंगे। सौम्या कुछ न कुछ बोलती है, लेकिन सामने खड़े इंसान से उसे कोई जवाब नहीं मिलता। अब वो हिम्मत करके कुछ कदम आगे बढ़ाती है, तभी उसकी नजर सामने खड़े उस आदमी के हाथ पर पड़ती है जिसमें उसने एक बड़ा सा चाकू पकड़ा था और वो उस चाकू से सौम्या पर वार करने के अंदाज से आगे बढ़ रहा था। कौन हो तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। पापा बचाओ, आखिर तुम मेरी जान लेना क्यों चाहते हो? इससे पहले कि सौम्या आगे कुछ बोल या समझ पाती, वो आदमी अपने हाथ में पकड़े हुए उस बड़े से खंजर को सौम्या की छाती पर मारने के लिए उठाता ही है कि अचानक वहां कोई आकर उससे चाकू छीन कर फेंक देता है। लेकिन अंधेरे की वजह से सौम्या को कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। अब सौम्या पर हमला करने वाला उल्टे पैर कमरे से बाहर भाग चुका था। सौम्या ने हांफते हुए एक बार फिर से सवाल किया, कौन हो तुम और तुमने मुझे क्यों बचाया? तभी उसके कानों में सुधीर की आवाज सुनाई पड़ी, पर इस बार ये आवाज कुछ अलग सी लग रही थी। मैं सुधीर हूं सौम्या, तुम्हारा भाई, और तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ आया हूँ। भाई तुम कहाँ चले गए थे? जानते हो मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैं अभी रोशनी करती हूँ, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। चाहे कितनी भी रोशनी हो जाए सौम्या, अब तुम्हारा भाई तुम्हारे पास कभी लौटकर नहीं आ सकता। मैं मर चुका हूं सौम्या। ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसी बातें मत करिए भैया। देखते ही देखते कमरे में एक अजीब सी रोशनी फैलने लगी। कमरे के पर्दे जोर जोर से हिलने लगे और वहां एक अजीब सी ठंडक फैलने लगी। अब सौम्या अपनी आंखों के ठीक सामने अपने भाई को देख सकती थी, जिसकी गर्दन पर एक बड़ा सा घाव था और उससे खून टपक रहा था। ये क्या हो गया भाई? आपको किसने किया आपके साथ ऐसा? पापा ने सौम्या, ये सब पापा ने किया है। पापा? पर वो ऐसा क्यों करेंगे भाई? बोलो भाई, आखिर पापा भला ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि एक बहुत बड़ा राज है सौम्या, जो तुम नहीं जानती। कैसा राज? आप किस राज के बारे में बात कर रहे हैं भैया? साफ साफ बताइए। एक ऐसा राज जिसके बारे में तुम नहीं जानती। अरे तुम क्या, इस बारे में मुझे भी कुछ नहीं पता था। मुझे भी ये सब उसी रात पता चला जब माँ का मर्डर किया गया था। ये आप क्या कह रहे हैं भैया? माँ का मर्डर? एक मिनट, आपने कहा आप मर चुके हैं, तो फिर आप मुझे नजर क्यों आ रहे हैं? क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता था। अभी अभी तुम्हारे ऊपर जिस आदमी ने हमला किया वो कोई और नहीं बल्कि वही आदमी था जिसे बचपन से हम अपना पिता समझते आए हैं। समझते आने की क्या बात है भैया? वो हमारे पापा हैं। मैं भी ऐसा ही समझता था सौम्या, लेकिन उस रात जब मैंने अपनी आंखों के सामने माँ की हत्या होते हुए देखी
तब सारा सच मेरे सामने आया। भैया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप प्लीज मुझे साफ साफ बताएं कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है। उस रात को माँ के चीखने की आवाज सुनकर मैं उनके कमरे के पास पहुंचा। जब मैंने अंदर देखा तो वहां पापा और मम्मी के साथ एक और औरत भी थी। सौम्या बड़े ही ध्यान से सुधीर की बातें सुन रही थी। सामने अपने मरे हुए भाई को खून से लथपथ देखना और अपने ही पापा के बारे में एक बहुत बड़े काले राज से पर्दा उठना, ये दोनों ही परिस्थितियां सौम्या के लिए बेहद खौफनाक थी। रात का वो चारों तरफ फैला हुआ सन्नाटा उसके दिल को दहला रहा था, पर सच्चाई जानना भी उसके लिए बेहद जरूरी था। इसलिए बड़ी हिम्मत के साथ वो अपने भाई के कहे हर एक शब्द को सुन रही थी। और फिर सुधीर ने अपनी बात जारी रखते हुए उसे बताया। हम बहुत छोटे थे जब माँ ने पापा के साथ शादी की, लेकिन ये हमारी असली पापा नहीं है सौम्या। उनकी तो मौत बहुत पहले ही हो गई थी। और फिर जब इस आदमी ने हमारी माँ से शादी की तो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी जो किसी को नहीं पता था। सौम्या ने घबराते हुए सुधीर के चेहरे की तरफ देखा। सुधीर के शरीर से खून टपक टपक कर सौम्या के कमरे में भर चुका था। बाहर चल रही तेज तूफान की वजह से उसके कमरे की खिड़कियां बुरी तरह खड़खड़ा रही थी। किस वजह से? आखिर क्यों? और फिर उन्होंने माँ को मार क्यों डाला? क्योंकि माँ के पास पुरानी जायदाद का बहुत सारा पैसा था। उसी के लिए उन्होंने माँ के साथ शादी की और पूरी जिंदगी माँ को ये तक पता नहीं चलने दिया कि हमारे पापा की पहले से शादी हुई थी। क्या? और इसी आदमी ने अपनी पहली पत्नी के साथ मिलकर हमारी माँ का गला घोट दिया। माँ को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख मेरी चीख निकल गई और इसी वजह से उन्होंने चाकू से मेरा गला काटकर मुझे भी मार दिया। ये सारी घटना सुनते ही सौम्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बुरी तरह से कांपने लगी। उसे समझ में आ गया था कि रघुनंदन का अगला शिकार अब वही है। सुधीर अपनी बहन को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जानता था कि एक हद के बाद वो सौम्या को नहीं बचा पाएगा। देखो सौम्या, मेरी आत्मा बहुत दुख में है। हर दिन मुझे इतना दर्द होता है जैसे हर रोज कोई मेरे शरीर को धीरे धीरे काट रहा हो। मैं मुक्ति पाना चाहता हूं। आज मेरा आखिरी दिन है सौम्या। आज के बाद मैं हमेशा के लिए इस घर से चला जाऊंगा। लेकिन मुझे इस बात की चिंता है कि मेरे जाने के बाद तुम्हारा क्या होगा सौम्या। नहीं भैया, मुझे अपने लिए खुद लड़ना होगा। बाप के रूप में हैवान इस आदमी से मुझे मेरी माँ और मेरे भाई की मौत का बदला लेना होगा। मेरी चिंता न करें, आज के बाद सौम्या अपनी लड़ाई खुद लड़ेगी। उसके बाद सौम्या ने अपने कमरे का दरवाजा कसकर बंद कर लिया। सुधीर की आत्मा वहां से जा चुकी थी। फर्श पर फैला हुआ खून गायब हो चुका था और बाहर का तूफान भी अब शांत पड़ गया था। अगले सुबह सौम्या अपने चेहरे पर इस तरह मुस्कुराहट लेकर उठी जैसे कहीं कुछ हुआ ही ना हो। पापा, आपकी मनपसंद चाय पी लीजिए। अरे क्या बात है बेटा, आज तो बिना कहे ही चाय बना दी तुमने। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ पापा कि आप मुझे इतना प्यार करते हैं। आपकी बेटी होने के नाते मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। इतना कहकर सौम्या वहां से चली जाती है। रघुनंदन अपने चेहरे पर बड़ी ही शातिर मुस्कुराहट के साथ चाय की चुस्कियां लेने लगता है और अगले ही पल बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब सौम्या पूरे घर में रघुनंदन के खिलाफ सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। काफी देर तक हर जगह हर कोने में ढूंढने के बाद स्टोर रूम के कोने में रखे एक संदूक के पीछे सौम्या को एक खून लगा चाकू और रघुनंदन के खून से सने कपड़े मिलते हैं। आप देखती हूँ इन्हें कौन बचाता है। इन्होंने मेरी माँ और भाई को मार डाला। अब मैं इन्हें और इनकी बीवी को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर रहूंगी। सौम्या ये सब देख और सोच ही रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर एक हाथ दिखता है।
वो घबराकर पीछे पलट कर देखती है तो हैरानी से उसके हाथ से चाकू और वो कपड़े जमीन पर गिर जाते हैं। उसकी आंखों के सामने रघुनंदन खड़ा था। क्योंकि अब वो पूरी तरह से होश में आ चुका था तो उसने गुस्से में सौम्या को उसके बालों से पकड़ लिया। तुम्हें क्या लगा हैं? तुम मुझसे बच जाओगी? जैसे तेरी माँ और भाई को मौत के मुंह पहुंचाया है ना, वैसे ही आज तेरा भी अंत कर दूंगा। और इतना कहकर रघुनंदन ने सौम्या को जमीन पर घसीटते हुए घर के पिछले हिस्से में ले जाना शुरू किया। वहां पहुंचते ही रघुनंदन ने कोने में पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर सौम्या के गले पर वार किया। लेकिन तभी अचानक से आसमान में काले बादल घिर आए और रघुनंदन के हाथ से कुल्हाड़ी गिर गई और एक बेहद खतरनाक आवाज वहां गूंज उठी। तुझे क्या लगा था मेरी एक औलाद को मारने के बाद तू मुझसे मेरी दूसरी औलाद भी छीन लेगा? तू गुनहगार है रघुनंदन, तूने खून किया है मेरे बच्चों का और मेरा। ये आवाज तो माँ की है। माँ कहाँ है आप? मैं अब तुझे नजर नहीं आ सकती बेटा, लेकिन आज मैं इस आदमी को इसके किए की सजा जरूर देकर रहूंगी। वहां पर जोर जोर से हवाएं चलने लगती है। रघुनंदन अपने आप को बचाने के लिए सौम्या को वहीं छोड़कर वहां से भागने लगता है, लेकिन वो कुल्हाड़ी हवा में लहराते हुए उसका पीछा करती रहती है। सॉरी प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे माफ कर दो मुझे। अब वहां चारों तरफ सुधीर और सौम्या की माँ की चीखने की आवाजें गूंजने लगती है। वहां का माहौल इतना दहशतगर्द हो चुका था कि सौम्या का उसे बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। जिस वक्त सौम्या की माँ ने अपना दम तोड़ा था और सुधीर की गर्दन को काटा गया था, उस वक्त के दर्द को वो अब अच्छी तरह महसूस कर पा रही थी। लेकिन ये क्या, अगले ही पल अचानक सब कुछ शांत हो गया। रघुनंदन को लगा शायद अब उसकी जान बच जाएगी और इसलिए उसके होठों पर एक बार फिर वही शैतानी मुस्कुराहट तैरने लगी। आई बड़ी अपनी बेटी को बचाने वाली, अब मैं देखता हूँ कैसे बचाती है तू भी मरी थी, तेरा बेटा भी मर गया और अब ये तेरी बेटी भी मरेगी। इतना कहकर रघुनंदन ने एक बार फिर सौम्या की तरफ लपक कर उसे पकड़ लिया। उसने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की, पर रघुनंदन के मजबूत हाथ लगातार सौम्या की गर्दन दबाने की कोशिश में लगे थे। सौम्या बुरी तरह से तड़प रही थी, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही थी। ठीक उसी वक्त एक बार फिर से एक बेहद खतरनाक चीख और अब अचानक से कुल्हाड़ी अपने आप हवा में लहराते हुए रघुनंदन के पास पहुंची और एक ही पल में उसके शरीर के टुकड़े हो गए।